हेलो नमस्कार। आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। मैं गौतम सर आज आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और आप भी कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ एक सूचना है आपके लिए कि जो लोग भी अगर ऑनलाइन सेट अगर मारना चाहते हैं या ऑफलाइन सेट अगर मारना चाहते हैं तो परसों रोज से आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सेट मौजूद हो जाएगा। आप घर बैठ कर के वहाँ से आप करिए या यहाँ पर आ कर के कोचिंग पे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा, कितनी चीज़ें पढ़ी और विथ सॉल्यूशन उसका किया जाएगा। आगे की जानकारी हम बाद में आपको दे देंगे, बस हमने आपको बता दिया। बात बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग समझते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में समझना है? परिसंचरण तंत्र। अच्छा, परिसंचरण तंत्र जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? चूँकि अगर हम लोग बात करें, किसका बात कर रहे हैं जी? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ह्यूमंस का। तो मान के चलिए कोई भी अगर ये ह्यूमन है, कोई भी अगर व्यक्ति है, मनुष्य है, तो कहीं ना कहीं से रक्त आता होगा। चूँकि घूमना है और हमको पता है कि घूमने वाला पदार्थ इसमें है कौन सा, जो पूरे के पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, तो हमारा कौन सा है जी? ब्लड है। कौन सा है जी? ब्लड है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के शरीर में केवल जोड़ने का कार्य ये ब्लड ही करता है, इनके अलावा अस्थियां करती हैं। लेकिन अस्थियों में क्या है, हड्डियों में क्या है, या कार्टिलेज है जो उपास्थि हैं, उनमें क्या है कि वो स्थिर हैं, एक ही जगह पे है। जैसे अगर मानकर चलिए कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ की हड्डियां यहीं हैं, लेकिन हाथ के अंदर में जो हमारा वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं, इसके अंदर में जो हमारा ब्लड है, क्या हाथ का ब्लड हाथ में ही है? ऐसा नहीं है। ये फिर से आएगा हार्ट के पास, हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह से हर जगह पे ट्रांसफ़र होते रहता है। तो परिसंचरण का मतलब क्या है कि रक्त का घूमना। परिसंचरण का रियल में मोटिव क्या है? रक्त का घूमना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें परिसंचरण अंग के बारे में, परिसंचरण जो अंग हैं, तो इनमें हमारे जो मुख्य अंग हैं, इनमें जो हमारे मुख्य अंग हैं, अंगों की अगर बात करें तो सबसे पहला है आपका रक्त। सबसे पहला कौन सा है जी? रक्त, यानी ब्लड। सबसे पहला रक्त या आपका क्या है जी? ब्लड। दूसरा आपका बात करें परिसंचरण वाले में, जो हिस्सा है इसका वो है हार्ट, हृदय। दूसरा कौन सा है जी? हृदय या हार्ट, हार्ट। अगला है आपका वाहिकाएं। अगला कौन सा है जी? वाहिकाएं, जिनको हम वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेसल्स कहते हैं। और अगला है आपका लिम्फ, लिम्फ यानी लसिका। अगला कौन सा है जी? लसिका, लसिका यानी लिम्फ। तो इतने जो है मानव शरीर के अंदर में इस परिसंचरण तंत्र को जो हम पढ़ेंगे, इस परिसंचरण तंत्र के अंदर में हमको पढ़ना पड़ेगा, रक्त पढ़ना पड़ेगा, हमको हृदय के बारे में पढ़ना होगा, वाहिकाओं के बारे में पढ़ना होगा, और इसके साथ साथ लसिका या लिम्फ के बारे में हमको पढ़ना होगा। अच्छा, ये जो परिसंचरण हो रहा है, ये जो हमारा परिसंचरण हो रहा है, ये जो परिसंचरण है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंग के अंदर में होगा, अंग के बाद अंग तंत्र में होगा, उससे अगर पीछे जाएं तो उत्तक में होगा, और उत्तक से पीछे जाएं तो कोशिका में होगा। यानी कहने का हमारा मतलब है कोशिका में, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र। अच्छा, ये जा रहा है तो क्या लेकर जा रहा है? जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए शादी विवाह का मौसम अभी चल रहा है, जो शादी विवाह आपका हो रहा है उसमें आप जा रहे हैं, आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ लेकर जाते होंगे, कहीं पे कोई गिफ्ट देते होंगे, कोई ना कोई पर्पस रहा ही होगा। आपसे कुछ ना कुछ पर्पस के साथ ही बुलाया जाता है कि आपसे या तो कुछ न कुछ देंगे, आप खुद भी जाएंगे तो गिफ्ट लेकर जाएंगे, या न्योता पुजाने के लिए जा रहे हैं, या कहीं पे खाने के लिए चले जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ पर्पस है। उसी तरह से ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये अंग हैं, अब यहाँ पर कुछ न कुछ पहुँचाया जा रहा होगा। तो क्या पहुँचाया जा रहा है? तो पहुँचाया जाता है हार्मोन को। क्या पहुँचाया जाता है जी? हार्मोन को पहुँचाया जाता है।
पोषक पदार्थ को पहुंचाया जाता है। पोषक पदार्थ, अब पोषक पदार्थ के अंदर में आपका ग्लूकोज हो गया, आपके आयंस हो गए आपके आयंस हो गए, ये सारी चीज़ें। तो परिसंचरण तंत्र में भाग लेने की अगर बात करेगा तो इनमें भाग लेगा कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग तंत्र। जबकि अब पूछेगा कि क्या चीज़ लेकर जाएगा, जैसे रक्त अगर जा रहा है तो क्या लेकर जा रहा है, तो क्या लेकर जाने में आपका हार्मोन होगा, आपके पोषक पदार्थ होंगे जिसके अंदर में ग्लूकोज होगा, आयंस होंगे वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ इनका कार्य और भी है। क्या लेकर जाना जी? ऑक्सीजन को लेकर जाना। और भी कार्य क्या है जी? ऑक्सीजन को लेकर जाना। तो आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे कि अंग कौन सा, भाग कौन कौन सा लेगा और क्या लेकर जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, आप रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, CS है, ये 2 प्रकार में विभाजित है। कितने प्रकार में विभाजित है जी? 2 प्रकार में विभाजित है 2 प्रकार में विभाजित है। पहला हमारा प्रकार है खुला परिसंचरण तंत्र। पहला कौन सा है जी? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र यानी हम कह सकते हैं OCS यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा है हमारा क्लोज्ड यानी बंद। क्लोज्ड मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, यानी इसको हम कह सकते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, CSS, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो ये खुला है और दूसरा कौन सा है? बंद है। अच्छा, अब जो खुला परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है कि मानकर चलिए कोई अगर जीव है, अब जीव के जो भी अगर इस तरह से अंग है तो इस अंग के चारों तरफ ऐसे नलियाँ होंगी और इन जैसे मान लीजिए ये नलियाँ होंगी और ये नलियों के अंदर में इस तरह से ब्लड भर दिया जाएगा। इस नलियों के अंदर में इस तरह से रक्त चला जाएगा, और अंग के पास में प्राप्ति होगा और फिर वापस से छिद्रों के माध्यम से वापस से ये हृदय में चला जाता है। वापस से क्या होता है जी? छिद्र के माध्यम से वापस हृदय में चला जाता है। यानी कहने का मतलब है हृदय से पंप हुआ, नली के अंदर में, नलियों के अंदर में छिद्र पाई गई और छिद्र के द्वारा वापस वो फिर से कहाँ आ गए जी? हार्ट में आ गए, हृदय में आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण और एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे तो इसके उदाहरण होंगे पहला काकरोच। पहला कौन सा होगा? काकरोच होगा। पहला कौन सा होगा जी? काकरोच होगा। दूसरा आपका ऑक्टोपस होगा। दूसरा कौन सा होगा जी? ऑक्टोपस होगा। अगला तितली होगी। अगला कौन सा उदाहरण होगा? तितली इसका उदाहरण होगा। और आगे देखें तो घेंघा इसका उदाहरण होगा। कौन होगा जी? घेंघा इसका उदाहरण होगा। तो खुले परिसंचरण तंत्र के उदाहरण काकरोच, ऑक्टोपस, तितली और घेंघा हैं। ये आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका काकरोच को ज़्यादा ही पूछा लिया जाता है। किसको ज़्यादा पूछते हैं जी? काकरोच को ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में क्या हुआ? नली के अंदर में ब्लड जाएगा और अंग को घेरेगा, चारों तरफ अंग के पास पहुंचाया जाएगा, वहाँ पे छिद्र होगी और छिद्र के माध्यम से वापस जो है हृदय के पास में रक्त आ जाता है। तो इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और खुले परिसंचरण तंत्र का उदाहरण आपका काकरोच है, ऑक्टोपस है, तितली है, आपका घेंघा है। अगला हम लोग बात करें बंद परिसंचरण तंत्र का। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा? बंद परिसंचरण तंत्र में होगा कि जैसे मान लीजिए चूँकि आपको पता है हमारे शरीर के अंदर में 2 प्रकार के वेसल्स पाई जाती हैं। एक का नाम है धमनी और दूसरे का नाम है सीरा। एक का नाम है धमनी और दूसरे का नाम क्या है जी? सीरा। मान लेते हैं कि ये धमनी है, और ये वाला क्या है जी? सीरा है।
अब एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जाता है, शुद्ध रक्त किस में और अशुद्ध रक्त किस में? तो आप बताइए, सीरा में कितने अक्षर हैं? सी और रा कितने अक्षर हैं? 2। धमनी में कितने अक्षर है? ध म नी। आप बताइए, आपको 2 रुपया दिया जाएगा तो खुश होंगे कि 3 रुपये दिया जाएगा तो खुश होंगे? तो स्वाभाविक बात है आप 3 रुपये पे खुश होंगे। इसका मतलब है कि धमनी में कैसा रक्त बहेगा? तो शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा जी? शुद्ध रक्त बहेगा। जबकि सीरा में कैसा रक्त बहेगा? तो अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा जी? अशुद्ध रक्त बहेगा। तो हमारे शरीर के अंदर में ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की हैं मुख्यतः। एक है आपका धमनी और दूसरा कौन सा है? सीरा। धमनी के अंदर में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। जबकि सीरा में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। याद करने का तरीका ही बता दिया आपको कि सीरा में सी और रा 2 अक्षर हैं, जबकि धमनी में देखें तो 3 अक्षर है। 2 रुपये और 3 रुपये में सबसे बेहतर कौन सा है? तो 3 रुपये है। तो आप धमनी में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध होगा। और सीरा में कैसा रक्त होगा? अशुद्ध होगा। अब 1-2 पॉइंट और चलिए बता देते हैं यहीं पे। अगर हम लोग बात करें, जो ये बाहर में यहाँ पर जो हरी हरी लाइन दिखती हैं, जो ब्लड का वेसल्स दिखता है हरा हरा, इसका मतलब कि ये सीरा है। क्या है जी? सीरा है। सीरा कैसा? हल्का सा नीले रंग का होता है। कैसा होता है जी? नीले रंग का होता है। अब ये नीले रंग क्यों है? चूँकि ये अशुद्ध रक्त है। क्यों है ऐसा? चूँकि इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसीलिए ये कैसा दिखाई देता है जी? हल्का नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? हल्का नीला दिखाई देता है। ठीक। अब जो धमनी होती है वो इस सीरा के पीछे होती है। कहाँ होती है जी? सीरा के पीछे होती है। अच्छा, आपको पता होगा कि जब कोई नसवस काटता है किसी के, समझ ही रहे हैं कहने क्या मतलब है? जब किसी के चक्कर में कोई नसवस काटता है तो उसको बोला करो कि ये बाहर वाला नहीं काटना है, इसके काटने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें कौन सा रक्त है जी? अशुद्ध रक्त है। काटना है तो इसके अंदर में काटो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या मिलेगा? धमनी। और धमनी में कौन सा रक्त बह रहा है जी? शुद्ध रक्त। तो जब काटना है तो बाहर में मत काटने देना, बोलना कि जब काटना ही तो कहाँ काट देना? अंदर में काट देना। ठीक है, चलिए, ऐसा मजाक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा करना नहीं है। चलो, तो हमारा कहने का क्या मतलब था, जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है या बंद परिसंचरण तंत्र है, इसमें एक तरफ से शुद्ध रक्त, दूसरे शब्द से क्या है जी? अशुद्ध रक्त। और इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक अंग ऐसे लगा दिया गया है। सॉरी, अंग थोड़ा सा बेकार बन गया। यहाँ पे एक अंग बना दिया गया है, एक अंग बना दिया गया है, एक अंग बना दिया गया। सिंबल समझने के लिए केवल बोल रहे हैं, जिसको हम लोग दिल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिल या हार्ट। अब इसी का काम है कि एक बार में धमनी के पास से भेज दें, आगे की तरफ बढ़ा दें, और सीरा से जितनी भी अशुद्ध रक्त है उसको फिर से क्या किया जाए जी? मंगा लिया जाए। तो भगवान ने यहाँ पे 2-2 सिस्टम है, हमारे पास 2-2 सिस्टम है, एक बार जाने का और एक बार आने का। और चूँकि ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है एक बंद नली के अंदर में होती है। क्या आपको दिखता है क्या कि बाहर में देखो हैजा खून ऐसे निकलता है फिर इधर जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। सब कुछ प्रक्रिया किसके अंदर में है? नसों के अंदर में है। इसीलिए हम लोग यानी जंतु, मनुष्य और जंतु किसके उदाहरण है जी? मनुष्य और जंतु किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है बंद परिसंचरण तंत्र के। किसके उदाहरण है जी? बंद परिसंचरण तंत्र के। आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे हट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं रक्त। हेडिंग क्या डालते हैं? रक्त। रक्त या ब्लड, रक्त या ब्लड। अच्छा, अब समझने का प्रयास करते हैं रक्त का। तो रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, जो रक्त का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी
हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हीमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है जी? हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें रक्त का, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है जी? 4 होता है। अगला, और आपको पता है कि जब पीएच मान 7 से एबव है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं, यानी कि क्षार कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो रक्त होता है ये क्षारीय प्रकार का होता है। कैसा होता है जी? क्षारीय प्रकार का होता है। कैसा होता है जी? क्षारीय प्रकार का होता है। अगला हम लोग बात करें जो रक्त का अच्छा, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, पीएच मान कितना है? 7.4 है। किस प्रकार का है? क्षारीय प्रकार है। अगर हम लोग बात करें मानव शरीर में, तो मानव शरीर में एवरेज जो है 5 लीटर ब्लड है। कितना ब्लड है जी? एवरेज जो है 5 लीटर ब्लड है। कहीं कहीं पे ये अलग अलग से दिखाई पड़ सकता है। किसी किसी बुक में 4 से 5 लीटर लिखा होगा, किसी किसी बुक में 5 से 6 लीटर भी लिखा हुआ होगा। ऐसा क्यों है? चूँकि इसके पीछे का रीज़न है, और रीज़न ये है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्लड जो है, रक्त जो है, मानव शरीर के यानी शरीर के कुल 7% होता है। शरीर के कुल कितना होता है जी? 7% होता है। आप समझने का प्रयास करिए, शरीर का 7% है। अब किसी का शरीर 50 किलो का भी हो सकता है, किसी का 60 केजी का हो सकता है, किसी का 70 है, किसी का 100 केजी का है। तो बताइए, अब 100 केजी का है तो उसका 7%, कोई 80 केजी का है तो उसका 7%। लेकिन एन एवरेज का अगर बात करें हम लोग, तो 5 लीटर लिखा होगा, या 4 से 5 या 5 से 6 लीटर ही होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हुई चीज़ें हैं। अगला अगर हम लोग बात करें मानव शरीर में, ये तो मानव शरीर में हो गया। अगर पुरुषों और महिलाओं में अगर तुलना किया जाए तो महिलाओं में इसकी मात्रा आधा केजी नहीं, सॉरी, लीटर कम होती है। क्या होती है जी? कम होती है। महिलाओं में इसकी मात्रा जो है आधा लीटर क्या होती है जी? कम होती है। ठीक। अगला पॉइंट अगर हम बात करें रक्त में, 4-5 पॉइंट हो गया। आपका स्टडी या अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। पीएच मान कितना है? 7.4। कैसा प्रकार है? क्षारीय प्रकार का है। एन एवरेज देखें तो 5 लीटर, या 4 से 5 लीटर, या 5 से 6 लीटर पाया जाता है। शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत? ये शरीर के वजन का है। कुल कितना प्रतिशत? 7%। महिलाओं में आधा लीटर इसकी मात्रा क्या होती है जी? कम होती है। अच्छा, अब रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त जो है ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। उसके साथ साथ पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। जैसे अगर देखें, जैसे हम लोग देखें तो ग्लूकोज है। इसके साथ साथ आपका हार्मोन का भी। अब हार्मोन में कौन सा हार्मोन? हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन हैं, अब नाम रखना जरूरी नहीं है, सारे हार्मोन हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ का परिवहन करेगा, ग्लूकोज का, हार्मोन का। ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हटा दे, आगे देखते हैं। अब जो हम लोग का रक्त है
ये रक्त का रंग कैसा है जी? ये जो हम लोग का रक्त है, रक्त का रंग कैसा है? लाल है। रक्त का रंग कैसा है जी? लाल है। तो ये लाल है तो किसी न किसी के कारण रहा होगा, क्योंकि आपको पता है रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? हीमोग्लोबिन, Hb पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये दो भाग में होता है। कितने भागों में होता है जी? दो भाग में होता है। एक है हीमो और दूसरा कौन सा है जी? ग्लोबिन है। हीमो का काम है रंग प्रदान करना। क्या प्रदान करना जी? रंग प्रदान करना। क्योंकि आपको पता है ब्लड के अंदर में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और लोहा यानी आयरन के साथ ये जो है क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात कैसा रंग प्रदान करता है जी? लाल रंग प्रदान करता है। अगला है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है एक प्रकार का क्या है जी? प्रोटीन है। अच्छा, अगर आगे कुछ पॉइंट और देखा जाए, कुछ पॉइंट अगर और देखा जाए तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके। आपसे पूछा जाता है कि बताइए ऑक्टोपस का रंग, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? और दूसरा आपसे ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? और दूसरा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या नाम है इसका? कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच के खून का रंग, के खून का रंग, खून का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है और कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्टोपस के खून का रंग का अगर बात करें तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, जबकि कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है जी? सफ़ेद होता है। कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद और ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है जी? नीला होता है। चलिए अब इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया? चलिए आगे इस साइड में ही देख लेते हैं, स्लाइड नहीं हटा रहे हैं। अगर हीमोग्लोबिन का बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है नर और मादा में, नर और मादा में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। अगर नर की बात करें तो प्रति डीएल इसकी मात्रा 14 से 16 है। 14 से कितनी है जी? 16 ग्राम है। कितनी है जी? 14 से 16 ग्राम है। जबकि मादा में अगर बात करें तो 10 से 12 ग्राम प्रति डीएल है। कितनी है जी? 10 से 12 ग्राम प्रति डीएल है। अब जो रक्त है हमारा, जो हमारा रक्त है, रक्त भी दो प्रकार का है। एक है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड। यानी एक है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजनेटेड है, और दूसरा है कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है यानी CO2 की मात्रा उसमें क्या है जी? अधिक है, तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे यानी ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित रक्त, रहित रक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त। जबकि इसको बोलेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त रक्त, युक्त रक्त। हाँ,
तो क्या बोल रहे थे, एक है आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त और दूसरा क्या है जी, ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी कि ऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है जी, ज़्यादा है। दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड जिसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है जी, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा रक्त से, रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है जी, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है जी, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है जी, अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिए, अब जो आपका रक्त है, ये जो है अब डिवाइडेड होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा जी, डिवाइड होना शुरू होगा। तो रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्लाज्मा, पहला कौन सा है जी, प्लाज्मा, और दूसरा है आपका रुधिराणु। दूसरा कौन सा है जी, रुधिराणु, कार्पोसेल्स। दूसरा कौन सा है जी, रुधिराणु। रक्त दो भागों में बटेगा, एक होगा प्लाज्मा, दूसरा कौन सा होगा, रुधिराणु। दूसरा कौन सा होगा जी, रुधिराणु। अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा जो है द्रवीय होता है, यानी द्रव भाग होता है। कैसा भाग होता है जी, द्रव भाग होता है। जबकि अगर रुधिराणु का बात करें तो कैसा भाग होता है जी, ठोस भाग होता है। कैसा भाग होता है, ठोस भाग होता है। प्लाज्मा जो है लगभग पूरे रक्त का 50 से 55% भाग होता है। कितना होता है जी, 50 से 55% भाग होता है। जबकि रुधिराणु पूरे रक्त का 40 से 45% भाग होता है। कितना होता है जी, 40 से 45% भाग होता है। तो प्लाज्मा 50 से 55%, रुधिराणु 40 से 45%। अब इस प्लाज्मा के अंदर में अगर हम बात करें, तो प्लाज्मा में जो बना हुआ भाग है, यानी प्लाज्मा जिसका बना हुआ है, तो प्लाज्मा में लगभग पानी की मात्रा 90 से 92% है। कितना है जी, 90 से 92% पानी होता है। जबकि 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ आयंस पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं जी, आयंस पाए जाते हैं 1% के आसपास। आयंस पाए जाते हैं कितना जी, 1% के आसपास। तो क्या क्या बातें हुई, देखिए, प्लाज्मा कितना है, द्रवीय भाग है, और कितना प्रतिशत है, 50 से 55%। रुधिराणु जो है ठोस भाग है, कितना है जी, 40 से 45%। अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 92%, प्रोटीन की मात्रा 7 से 8%, आयंस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है जी, 1% है। कितनी है जी, 1% है। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे 7 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं, अब इसमें प्रोटीन कौन कौन से पाए जाएंगे। अच्छा, किसमें, प्लाज्मा में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्लाज्मा की। किसकी बात कर रहे हैं जी, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। तो कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन तो पाए जाते हैं, लेकिन कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है आपका एल्बुमिन। क्या नाम है जी, एल्बुमिन। अगला है ग्लोबिन। अगला कौन सा है जी, ग्लोबिन। अगला है फाइब्रोजेन। इसके आगे है थ्रोम्बिन। उसके आगे है प्रोथ्रोम्बिन। चलिए, तो
प्लाज्मा के अंदर बात करें, अगर हम किसके अंदर बात कर रहे हैं जी, प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटीन पाए जाते हैं लगभग कितना 7 से 8%, जिसमें एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है, फाइब्रोजेन होता है, थ्रोम्बिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। अगर इस प्लाज्मा में से अगर हम इस प्लाज्मा में से फाइब्रोजेन को हटा दें, माइनस का मतलब क्या है जी, घटा दें। जैसे अगर प्लाज्मा को x मान दें और फाइब्रोजेन को y मान लें, अगर हम प्लाज्मा को क्या मान लें जी, x मान लें और फाइब्रोजेन को क्या मान लें जी, y मान लेते हैं, तो x में से y घटा का मतलब है कि प्लाज्मा में से फाइब्रोजेन को अगर घटा दिया जाए का मतलब क्या है, निकाल दिया जाए। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजेन को निकाल दिया जाता है तो बचे हुए भाग को हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सीरम कहते हैं। जो हमारा बचा हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं जी, सीरम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, सीरम कहते हैं। और जो हमारा सीरम है ये हल्का पीले रंग का होता है। कैसा है जी, हल्का पीले रंग का द्रव है, हल्का पीले रंग का द्रव है। क्या है जी, हल्का पीले रंग का द्रव है। यानी प्लाज्मा में से जब फाइब्रोजेन को बाहर कर देते हैं तो बचा हुआ पदार्थ सीरम कहलाता है। यह हल्का पीले रंग का द्रव है और सीरम का कार्य होता है, सीरम किसमें उपयोगी है, तो बीमारियों के जांच में। किसमें उपयोगी है जी, बीमारियों के जांच में इसका उपयोग किया जाता है। बीमारियों के जांच में इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान होगा जब कोरोना महामारी चल रही थी तो जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण होने के पश्चात भी अगर ठीक हो जा रहे थे तो बोला जा रहा था कि आप अपने प्लाज्मा को डोनेट कर लीजिए, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि जो सीरम ही है वो बीमारियों के जांच में क्या होता है जी, सहायक होता है। इसीलिए उस वक्त में जो व्यक्ति सही हो जा रहा था उसके प्लाज्मा को डोनेट कराया जा रहा था। चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा एक बार देख लेते हैं। शुरू से हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए थे, परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ना शुरू किए थे जी, परिसंचरण तंत्र। अच्छा, परिसंचरण का मतलब एक तरह से घूमना है। परिसंचरण का मतलब क्या है जी, एक तरह से घूमना। अब घूमने में कौन कौन सा अंग जो है उत्तरदायी होगा, तो इसके अंदर में रक्त होगा, हृदय होगा, वाहिकाएं होंगी और अगला कौन सा होगा, लसिका होगा। अच्छा, जब रक्त जाएगा कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से कहाँ जाएगा, अंगतंत्र में जाएगा। और क्या क्या चीज़ें लेकर जाएगा, तो हार्मोन को लेकर जाएगा, पोषक पदार्थ को ले जाएगा। और पोषक पदार्थ के अंदर में आपका ग्लूकोज है, आपका आयंस हैं, इसके साथ साथ हार्मोन्स तो होंगे और इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। किसको लेकर जाता है जी, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। चलिए अगले पॉइंट में अब हम लोग बात करें अगर परिसंचरण तंत्र का, तो परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र में आपका उदाहरण होगा कॉकरोच, ऑक्टोपस, तिल्ली, घेंघा, ये सब उदाहरण होंगे किसके जी, खुला परिसंचरण तंत्र के। जबकि अगर बंद परिसंचरण तंत्र का बात करें तो मनुष्य एवं जंतु किस में आते हैं जी, बंद परिसंचरण तंत्र में। अच्छा, बंद के अलावा इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र भी होता है। अब ये क्या हम बोल रहे हैं आगे आपको बता देंगे, कहने क्या मतलब है। दोहरा परिसंचरण तंत्र हम लोग में कैसा परिसंचरण तंत्र है जी, दोहरा परिसंचरण तंत्र उपयोगी होता है। बंद तो है लेकिन बंद के साथ साथ दोहरा परिसंचरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रक्त के अंदर में हम लोगों ने बातें की, सबसे पहला पॉइंट हमने रक्त रखा, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है जी, हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो है क्षारीय प्रकार का होता है। एन एवरेज मानव शरीर में 5 लीटर या 4 से 5 लीटर या 5 से
6 लीटर इसकी मात्रा होती है। यह मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। कितना होता है जी? 7% होता है। अगला बात करें तो महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों के तुलना में आधा लीटर कम होता है। अगला, रक्त का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक पदार्थ का परिवहन करना जैसे ग्लूकोज, हार्मोन इत्यादि, साथ साथ में ऑक्सीजन का परिवहन करना तो है ही। चलिए अगला पॉइंट। अब हम अगर बात करें रक्त में ही, तो रक्त में जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन दो भागों में, एक हीमो है, दूसरा ग्लोबिन है। हीमो जो है रंग प्रदान करता है, और रंग में कैसा रंग प्रदान करेगा? लाल रंग प्रदान करेगा। कैसा रंग प्रदान करेगा जी? लाल रंग प्रदान करेगा। ग्लोबिन क्या है जी? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना जी? ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका कार्य है जी? हीमोग्लोबिन का कार्य है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है मजबूरी में ऑक्सीजन के साथ है, ज़रूरत पड़ने पर यह CO के साथ चला जाता है। किसके साथ चला जाता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि शादी भले ही कर दिया हीमोग्लोबिन का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसकी प्रेमिका कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आप बताइए, जब भी मौका मिलेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला जाएगा। यही रीज़न है, क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि रात में अंगीठी जला करके और कमरे को बंद करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जलेगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और जैसे ही हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन में संयोग होगा किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा जी? चला जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है त्वरित क्रिया करता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है जी? नीला होता है। अगला है, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है जी? सफ़ेद होता है। अगला, नर में अगर हम बात करें, यानी पुरुषों में हम लोग मनुष्य में बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं जी? मनुष्य का बात कर रहे हैं। तो नर में 14 से 16 ग्राम प्रति DL होना चाहिए, जबकि मादा में 10 से 12 ग्राम प्रति DL होना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर आप ध्यान दिए होंगे, जब किसी महिला का सर्जरी वगैरह भी करना होता है बच्चा वगैरह के लिए या जो भी है, तो कम से कम जो है कोशिश करिए कि 7% से इसकी मात्रा क्या हो? एबव हो, तभी पॉसिबल है। अगर 7% से नीचे है तो फिर आपको हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ेगा और इसके बाद आपकी सर्जरी की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि रक्त जो है दो प्रकार के हैं, ऑक्सीजनेटेड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है जी? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, रक्त में अगर हम लोग बात करें मानव शरीर में, तो एक धमनी है और दूसरा क्या है जी? आपका सीरा है। धमनी में कैसा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड कैसा होगा जी? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। और जो हमारा सीरा है, सीरा में आपका कैसा रक्त होगा जी? अशुद्ध रक्त होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है जी? अस्थि मज्जा में होता है। अब रक्त को हमने दो भागों में बांट दिया, एक है हमारा प्लाज्मा और दूसरा है हमारा कौन सा? रुधिराणु। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है द्रवीय भाग है, जबकि रुधिराणु जो है कैसा भाग है जी? ठोस भाग है। प्लाज्मा 50 से 55% पूरे रक्त का होता है, जबकि रुधिराणु 40 से 45% पूरे रक्त का होता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसमें बना हुआ जो प्लाज्मा किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? तो पानी है इसमें 90 से 92%। पानी कितना है जी? 90 से 92%। प्रोटीन कितना है? 7 से 8%। और आयन्स कितने पाए जाते हैं? 1 से 1% के समथिंग में पाए जाते हैं। अगला है, अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजेन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन।
तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछतेगा कि बनते कहाँ हैं, तो बनने का आंसर लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? लीवर होगा। अगर पूछेगा कि बनते कहाँ हैं, तो बनने का आंसर क्या हो जाएगा? लीवर है। और पाए कहाँ जाते हैं, तो पाए जाते हैं का अर्थ है कि आपका कहाँ रहता है, तो रहता भले ही यहाँ है। जैसे आप पढ़ते भले ही कोचिंग में है, लेकिन रहते कोचिंग में नहीं है, आपका घर कहीं और है, तो वही बात है। तो रक्त में अगर बात करें हमारा रक्त में अगर हमारा बात करें, तो ये जो प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर में, तो ये प्रोटीन ये पाए जाते हैं, पर बनते कहाँ हैं जी? लीवर के अंदर में। पर बनते कहाँ हैं जी? लीवर में बनते हैं। कहाँ चला गया जी? बनते कहाँ हैं जी? लीवर में बनते हैं। अगला, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोजेन को निकाल दिया जाए, तो बचा हुआ जो पदार्थ है हमारा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। यह हल्का पीले रंग का द्रव है, जो बीमारियों के जांच में क्या है जी? उपयोगी होता है। बीमारियों के जांच में उपयोगी होता है। किसके जांच में उपयोगी है जी? बीमारियों के जांच में उपयोगी होता है। बीमारियों के जांच में उपयोगी होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आगे का जो भी लेक्चर होगा वो आपको अगले दिन से मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।